तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। और सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फिजिकल चेंज? ओके, सो फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, एज द नेम सजेस्ट, फिजिकल चेंज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। बट ऐसे चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और इसका रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। वेयर एज केमिकल चेंजेस में ऐसे चेंजेस होते हैं जहाँ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं और इसका रिवर्सल नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल, जैसे मेल्टिंग ऑफ बटर, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, कटिंग पेपर। अब मान लो कि वाटर है, अब वाटर है अपनी आइस की स्टेट में, और जब हम वाटर को आइस से सिंपल वाटर लिक्विड में बना देते हैं, है तो केमिकल कंपोजिशन सेम H2O, बट स्टेट चेंज हुई है, फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, तो वो फिजिकल चेंज में आता है। बट एग्जाम्पल हम अगर देखें केमिकल चेंजेस का, जैसे रस्टिंग, फायर, कुकिंग, तो इसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं। जैसे कुकिंग में रॉ वेजिटेबल से कुक्ड वेजिटेबल बन जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही न्यू सब्सटेंस है और वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इट इज़ the process in which one or more substances converted to new substances, and its reversal cannot be done by any physical processes like evaporation, filtration, centrifugation and distillation। यानी कि इसका मतलब है कि जब भी वन और मोर सब्सटेंस, कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और उसका रिवर्सल नहीं हो सकता, हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, जैसे इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, डिस्टिलेशन, किसी भी प्रोसेस से हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है। तो ऐसी प्रोसेसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी जगह एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो पहली चीज़ है कि उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, ठीक है। पहला पॉइंट है कैसे पता चलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा है चेंज इन कलर, ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो कलर में चेंज आता है। तीसरी चीज़ है हमारी चेंज इन टेम्परेचर। जब हम कभी कभी टेस्ट ट्यूब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नॉर्मल हमारा होता है रूम टेम्परेचर पे चीज़ें, बट अचानक से रिएक्शन करने के बाद टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है और टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है एकदम से, ठीक है। और फोर्थ है चेंज इन स्टेट। कभी कभी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें एक प्रेसिपिटेट सेमी सॉलिड चीज़ बन जाती है और यस, तो ऐसे चेंज हो जाता है स्टेट, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ा क्या होता है, बट उसका रोल क्या होता है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। पहला रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने देखा होगा आपके घर में बाहर अगर कोई आयरन की चीज़ें होती है तो उनमें जंक लग जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, अगर बाहर कुछ चेन हो, ठीक है, तो बाहर रखी रहती हैं बारिश में, हवा के कांटेक्ट में आके, तो ऐसी रस्टिंग हो जाती है, उनमें ऐसी ना ब्राउन सी लेयर आ जाती है, ठीक है। दूसरा रेस्पिरेशन, जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उससे एनर्जी बनती है ना, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं तो उससे एनर्जी बनती है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तीसरा चीज़ कुकिंग ऑफ फूड, जब हम रॉ मटेरियल को कुक करते हैं उसके लिए भी एनर्जी लगती है और फिर वो एक केमिकल रिएक्शन है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, है ना। और फोर्थ डाइजेशन ऑफ फूड, हमने कुछ खाना खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, अब उसे रिवर्स तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जैसे हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में कि ऐसे रिएक्शन हुआ, एक एरो बना देते हैं, ठीक है। एरो के लेफ्ट साइड कुछ चीज़ें लिखते हैं, एरो के राइट साइड कुछ चीज़ें लिखते हैं, तो ये चीज़ें आखिर हैं क्या,
ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा ये है क्या? तो देखो जो लेफ़्ट साइड होता है, जो हमारा एरो है, एरो के लेफ़्ट साइड जो भी चीज़ें होती है, इस साइड A+B जो लिखा है वो हमारी होती है रिएक्टेंट। उनके बीच में रिएक्शन होता है, उनके बीच में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो एरो के राइट साइड जो चीज़ें हैं वो क्या है? प्रोडक्ट है। एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, और एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स, इनके रिएक्शन से क्या? प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, अब ये एरो का क्या काम है? एरो में हम टेम्परेचर लिखते हैं कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ, ठीक है, किस चीज़ की वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स होता क्या है? ठीक है, रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। जैसा कि मैंने बताया केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और लेफ्ट साइड ऑफ द एरो में होते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या होता है? जो ये वाले होते हैं C+D। ठीक है, द सब्सटेंस विच क्रिएटेड और फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं। A और B के बीच में रिएक्शन हुआ तो उससे C+D बना। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है कब? जब हम मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं एयर में तो ऑक्सीजन होता ही है, इसलिए इक्वेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। देखो इस तरह से Mg, हमने कहा भाई हमने मैग्नीशियम को बर्न कर दिया। ठीक है, हमें कैसे पता चला ऑक्सीजन है? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है, तो बर्न जब भी करा तो ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, चलो वो तो छोड़ो, पहले अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। अब केमिकल रिएक्शन देखिए हमने, केमिकल रिएक्शन को ठीक है सिंबल्स और फॉर्मूलाज के थ्रू जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका, तो उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। किसको? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। सिंबॉलिक यानी सिंबल्स के थ्रू जब हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और इट इन्वॉल्व्स मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हमने कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिया तो उसकी क्या फिजिकल स्टेट है? जैसे यहाँ Mg की क्या होगी? सॉलिड, क्योंकि हमने रिबन लिया। O2 हमें कहाँ से मिला? एयर से। एयर क्या थी हमारी? गैस। और MgO क्या बना हमारा? ठीक है, तो हम ऐसे उसको लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे तो हमने लिख दिया वर्ड इक्वेशन, बट यहाँ हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिखा है। ये देखो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, पर ये देखो अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, अभी ये भी पढ़ेंगे हम। दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन मतलब अनबैलेंस्ड। देखो इक्वेशंस भी दो तरह की होती हैं, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस जिनमें ना जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं, वो सेम होते हैं दोनों साइड। ठीक है, एरो के दोनों साइड। बट जिसमें नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? अनबैलेंस्ड। सिंपल। बट अनबैलेंस्ड को हमने एक और नाम दे दिया, एक निकनेम दे दिया कि स्केलेटल इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ये एक्टिविटी को थोड़ा एक्सप्लेन करा है। ये फिजिकल स्टेट्स के बारे में। सॉलिड हमें पता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड कोई भी चीज़ है उसे ऐसे करते हैं, गैस उसे ऐसे करते हैं। अब एक्वस कुछ नई चीज़ आई है। ठीक है, क्या नई चीज़ आई है मार्केट में? देखो एक्वस सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज एन सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, यानी कोई भी चीज़ में हमने अगर पानी मिला दिया तो उस सोल्यूशन को, किसी भी चीज़ में अगर पानी मिल जाए तो सोल्यूशन को हम एक्वस बोल देंगे। हम यही लिखा है, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विद ऑक्सीजन इन द एयर। वही चीज़ है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाता है बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन, जो मैंने बताया। ठीक है, कैसे बैलेंस करते हैं? तो सबसे पहले उससे हमें पहले पता होना चाहिए कि हम बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी कहता क्या है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास कभी भी ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, सो इन एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स हैज़ टू बी इक्वल। जितना भी टोटल मास है प्रोडक्ट्स की साइड और रिएक्टेंट के साइड, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। क्योंकि अगर हम मास को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मास इक्वल होगा। इसीलिए जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इस साइड अब देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो Mg है,
ठीक है। Mg में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, जैसे O के साथ तो 2 लिखा है यानी इसके 2 एटम्स है, लेकिन Mg के साथ कुछ नहीं है तो हम इसे 1 मान लेंगे। हम इसे 1 मान लेंगे कि Mg के पास 1 एटम है। यहाँ Mg के पास 1 है, O के पास 2 है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास है आयरन प्लस वाटर, ठीक है, Fe प्लस H2O, ठीक है, गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। अब हमें इसे करना है बैलेंस। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि हमें करना है इसे बैलेंस। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, क्या हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स के, हमारे पास एलिमेंट्स हैं क्या क्या। ठीक है, उनके हमें एटम्स नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे कि एलिमेंट्स है क्या क्या। जैसे हमारे पास Fe है, हमारे पास H है, हमारे पास O है। ठीक है, फिर यहाँ टेबल में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। फिर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, कितने एटम्स है प्रोडक्ट्स के साइड। ठीक है, अब हमने एलिमेंट्स तो लिख लिए, अब लेकिन ये जो लिखा है ना 3, 4 ये सब हमें लिखना है। ठीक है, अब 3, 4 को भी हमने सेपरेट कर दिया कि रिएक्टेंट्स की तरफ कौन कौन से नंबर्स हैं और प्रोडक्ट्स की तरफ कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हम बैलेंस शुरुआत कहाँ से करते हैं। अब जो ये बैलेंसिंग होता है ना, ये हिट एंड ट्राई मेथड से होता है। हिट एंड ट्राई मेथड क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब कि हम गैस करते हैं, हमें पता थोड़ी होता है कि किस में कौन सा आइटम आएगा। हम गैस करते हैं कि अच्छा चलो इसमें ये आइटम है, इसमें ऐसे, चलो मैं बताती हूँ अभी। ठीक है, तो जैसे Fe है, ठीक है, Fe में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं। मैंने Mg वाले में भी बताया था, है ना। तो हम क्या कर देंगे, Fe कितने आइटम्स है, यहाँ 1 है। इस टेबल को बना के हम यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, H2 के H कितने हैं, 2। ठीक है, तो हम H2 लिख देंगे। और O कितने हैं, 1। O के आगे भी कुछ नहीं है तो ये 1 है ना। तो O के आगे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट्स की साइड। अभी तो हम रिएक्टेंट्स कर रहे थे, प्रोडक्ट्स के में क्या है, Fe में कितने हैं, 3, O में कितने, 4। ठीक है, एकदम से बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, और H में कितने, 2 हैं। अब यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो H तो हमारा बैलेंस्ड है बट O और Fe नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे अकेला कौन सा है। अब हमें ना रिएक्टेंट्स में ज़रूरत है, हमें रिएक्टेंट्स में ज़रूरत है एटम्स की, है ना। रिएक्टेंट्स में तो ज़रूरत है, ये देखो रिएक्टेंट में 1 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिर्फ यहाँ टेबल, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो अब हम टेबल में ही थोड़ी करेंगे, यहाँ भी तो रिएक्टेंट्स के साइड 3 आ गया, है ना। रिएक्टेंट्स में हमें एडिट करना था, हमने एडिट कर दिया। रिएक्टेंट्स में टेबल के साइड करा तो हम इक्वेशन में भी करेंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब O को हमें सेम करना है। ठीक है, तो O में चलो हमने इधर भी 4 कर लिया मल्टीप्लाई। अभी देखो हिट एंड ट्राई मेथड ही तो हमें पता थोड़ी, हम तो मल्टीप्लाई कर करके गैस कर रहे हैं। ठीक है, O में अगर मैंने 4 कर दिया, रिएक्टेंट की साइड देखना, देखो यहाँ भी रिएक्टेंट की साइड एडिट कर रहे हैं तो यहाँ भी रिएक्टेंट की साइड एडिट करेंगे। अभी अगर मैंने यहाँ मान लो 4 यहाँ कर दिया, ठीक है, तो 4 इंटू O कर दिया तो ठीक है आ गया। लेकिन अगर हमने 4 को मल्टीप्लाई हम H के साथ भी तो करेंगे, सिर्फ O के साथ थोड़ी होगा, H के साथ भी होगा। तो 4 2 जा। अब हमने क्या किया था, O के साथ 1 था तो 4 इंटू 1 किया तो हमारे पास 4 आया, है ना। अब H के साथ तो 2 है तो 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ 8 आ गया, यहाँ भी तो 8 चाहिए, यहाँ भी तो 8 चाहिए प्रोडक्ट की साइड, है ना। तो हम यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ भी 4 कर देंगे तो 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस्ड फॉर्म बन गया। क्या बन गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं और एक नई चीज़ फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ A+B कंबाइन हुआ, ठीक है, नेम से कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कंबाइन। ठीक है, जब 2 चीज़ें कंबाइन हुई और एक प्रोडक्ट बनाया तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और वहीं पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, बिल्कुल। ठीक है, उल्टा कैसे, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स में। ठीक है,
और अब हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेस हो जा रहा है। ठीक है, तो जो एक एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है जो कि हाईली रिएक्टिव है और उस ठीक है प्लस हमने कर दिया BC, जिसमें B जो है वो लेस रिएक्टिव है A के कंपैरिजन में, मतलब A ज़्यादा रिएक्टिव है B से। तो क्या होता है ना कि A और C मिल जाते हैं और B बेचारा अकेला बाहर निकल जाता है, जैसे AC प्लस B, यानी B को हम डिस्प्लेस कर देते हैं। A बहुत रिएक्टिव है, ऐसे रिएक्शन जहाँ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जैसे यहाँ पे A डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट, ठीक है, फ्रॉम इट सोल्यूशन या ऐसे। ठीक है, तो ये AC प्लस B बन गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। ठीक है, तो जो ये है A मिल गया D के साथ, ठीक है, और B बन गया C के साथ, तो AD और BC ऐसे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि अभी हमने ना शॉर्ट में पढ़ा कि थोड़ा बहुत क्या क्या होता है, अब हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, A प्लस B गिव्स C, जो मैंने बोला था ना, दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल चीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, तो जहाँ भी मैंने बताया था बर्निंग आ जाता है वहाँ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जैसे कोल के साथ फिर रिएक्शन में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। मैंने बताया था ना बर्निंग, तो C सॉलिड में है, ये फिजिकल स्टेट लिखनी होती है जब भी हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस लिखते हैं, प्लस O2 बर्न किया ना, तो गैस O2 गिव्स CO2, एक सिंगल चीज थी, A प्लस B गिव्स C। ठीक है, वैसी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, H2 2H2, देखो इसमें अब फिजिकल स्टेट भी लिखा है और यहाँ बैलेंस भी किया गया है। ठीक है, 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने जिसमें बताया था ना कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें एक एलिमेंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट में, या एक रिएक्टेंट काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। देखो, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव वन और मोर प्रोडक्ट्स। One reactant in which one reactants break down to give 2 or more products। ठीक है, जैसे इसमें भी टाइप्स होते हैं, इसके आगे फर्दर 3 तरह के होते हैं। पहला थर्मल डीकम्पोजिशन। अब थर्मल से मतलब होता है हीट। ठीक है, तो वर्ड से रिलेट करने की कोशिश करो, थर्मल मतलब हीट। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन, तो इससे क्या, उसमें क्या होता है, व्हेन डीकम्पोजिशन इज डन बाय सप्लाई ऑफ हीट। ठीक है, जब हीट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है। अब इसको जो A है, ये A है, इसको टूटने के लिए भी तो कोई चीज़ की ज़रूरत है ना, तभी तो ये B प्लस C बनेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हम लिखते हैं, इस एरो पे लिखते हैं कि ये हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो पाया है। ठीक है, तो ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब जैसे CaCO3 है, ये सॉलिड में है। ठीक है, CaCO3 सॉलिड में है, ये ब्रेक डाउन हुआ CaO प्लस CO2, तो बन गया ना A। ये A था, A ब्रेक डाउन हो गया B प्लस C में, इनमें ब्रेक डाउन हो गया किसकी मदद से, हीट की मदद से। तो एक इसमें आ गया थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट होता है। ठीक है, अब आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन भी बहुत आसान है, वर्ड से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन डीकम्पोजिशन इज डन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बहुत आसान है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो डीकम्पोजिशन हुआ उसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। जैसे कि H2O, ठीक है, 2H2O ये लिक्विड में है। ठीक है, एक सिंगल चीज़ है, ये A वाली स्टेट में आ गई हमारे। तो जब इस पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ठीक है, जब हमने क्या पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो हमें इसमें मिला H2 प्लस O2। ठीक है, सेम ये वाला फॉर्म हो गया, A गिव्स BC है ना। अब आ गया थर्ड, देखो फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, अब देखो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस में क्या मेन रोल होता है, सनलाइट का, वैसे ही फोटोलिसिस। ठीक है, फोटोलिसिस। अब फोटोलिसिस का मतलब होता है सनलाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस सनलाइट को कैप्चर करना, वैसे ही फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन क्या है,
डन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या बनता है, Ag + Cl2, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इट इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें ये रिएक्शन यूज़ की जाती है, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाली जो रिएक्शन है AgCl, ठीक है। इसे बैलेंस भी कर रखा है देखो सारी इक्वेशंस को, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने बताया था ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन हाई रिएक्टिव रिएक्टेंट, हाँ देखो इस तरफ के होते हैं ना सारे रिएक्टेंट होते हैं ना, तो हाई रिएक्टिव रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है या बोले हाईली रिएक्टिव रिएक्टेंट है, ठीक है। जब ये डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, तो ये हमें क्या मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। डिस्प्लेस कर देता है ये लेस रिएक्टिव को, ठीक है। तो अब देखो Fe + CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, Fe जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, Cu से, तो ये अपने सोल्यूशन से क्या है इसको स्विच कर देगा, ठीक है। FeSO4 बन जाएगा और Cu बेचारा अकेला हो जाएगा। देखो ये वाला फॉर्म आ जाता है ना, A + BC गिव्स, देखो ये वाला फॉर्म आ जाता है A + BC गिव्स AC + B, ये वाला फॉर्म आ जाता है इधर। देखो FeSO4 गिव्स Cu, तो बेचारा Cu तो अकेला हो गया, ठीक है, क्योंकि Fe जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है, उसमें, ठीक है, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट, ठीक है। तो इसमें ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज का खेल है मेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल, ठीक है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये वाला फॉर्म बताया था ना, AB इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, मैंने बताया था AB + CD गिव्स AD + BC, है ना। तो देखो इसे देखते हैं, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे इसका पहला वाला था इसके आखिरी वाले से मिल गया, इसका आखिरी वाला था इसके पहले वाले से मिल गया, AD + BC ये मिल गए, है ना। आयंस का एक्सचेंज हो गया। कैसे हो रहा है ये देखो, सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4 + BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो अब देखो ये है A, ये है A, ठीक है, ये है D, तो ये क्या बन जाएगा NaCl। ऐसा ही तो है ना, NaSO4 को हम क्या लिख सकते हैं, NaSO4 को हम AB तो लिख सकते हैं, है ना, NaSO4 को AB, और बेरियम क्लोराइड को क्या लिख सकते हैं, C और D, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा NaCl2 और BaSO4। ऐसा हो रहा है कुछ, हाँ ऐसा हो रहा है, BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ये देखो Ba। अब Ba क्या है, Ba अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है दे रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या पॉजिटिव साइन बन जा रहा है, ठीक है। और SO4 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, ले रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इसलिए माइनस है, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये देखो BaSO4, ठीक है, एक बॉन्ड बन जा रहा है इनके बीच में, जो ये ऐसे बन गया, तो आयंस का बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो है ना बेरियम सल्फेट, ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, इसका कलर भी याद रखना, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। और होता क्या है प्रेसिपिटेट, तो इट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट डेवलप्स फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन। जब भी ऐसा हम कोई रिएक्शन करते हैं कभी कभार, तो क्या होता है, एक सेमी सॉलिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जो ना ही लिक्विड होता है ना ही सॉलिड होता है, बट एक सेमी सॉलिड होता है, और वो इनसॉल्युबल सॉलिड कह सकते हैं उसे हम, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट में। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन बोलते हैं ना हम, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन से वो याद रखना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन। तो जिसके नाम में ऑक्सी है
यानी कि ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो उसे ऑक्सीजन अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। अब भाई उसके नाम में ही ऑक्सी है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, या तो वो ऑक्सीजन गेन कर लेगा और उससे दुश्मनी है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो वो या तो हाइड्रोजन लूज करे या तो हाइड्रोजन गेन करे। किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, और अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन लूज हो रहा है, ऑक्सीजन लूज नहीं हाइड्रोजन लूज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तब भी दो केसेस हैं इसके। पहला केस क्या है कि या तो ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा केस क्या है, या तो भाई ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा तो ये चेक कर लो कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कह देंगे। जैसे कि Cu+O2, ठीक है, Cu+O2। अब देखो Cu के साथ O2 है, O2 ऐड हो गया ना, बढ़िया हो गया, तो फिर उसे हम ऑक्सीडेशन कह देंगे, तो बन गया CuO, कॉपर ऑक्साइड, है ना। ठीक है, अब रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, अब रिड्यूस लिखा है यहाँ पे, रिड्यूस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में तो हम क्या कर रहे थे, ऑक्सी लिखा था, है ना, तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को हम गेन कर रहे थे, बट यहाँ रिड्यूस लिखा है तो हम क्या करेंगे, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लूज कर देंगे, ठीक है। और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पे, जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन में गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ क्या हो जा रहा है, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। क्यों लूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन लिखा है, रिड्यूस, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन था, ऑक्सी लिखा था, है ना, तो यहाँ इसीलिए क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, ये इसमें ऑक्सीजन गेन हो जा रहा था। लेकिन यहाँ रिड्यूस लिखा है, रिडक्शन, तो लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, वाटर, एयर, एसिड एक्सेट्रा, अ लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड कवर्स द सरफेस व्हिच वीकन्स द मेटल कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कोई भी मेटल आ जाता है, मॉइस्चर, ठीक है, वाटर, एयर, एसिड, किसी के भी कांटेक्ट में, तो क्या हो जाता है ना, एक लेयर, मेटल ऑक्साइड की एक लेयर जमा हो जाती है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था अभी ऑक्सीडेशन में कि जब Cu था, ठीक है, कॉपर, अब कॉपर भी तो एक मेटल है, ठीक है, कॉपर में जब ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, तो है ना, कोई मेटल ऑक्साइड की लेयर बन गई। तो इससे क्या होता है, ये लेयर जो है ना मेटल को अंदर ही अंदर वीक करती रहती है। क्या करती है, मेटल को वीक कर देती है ये लेयर, ठीक है। ये लेयर किसकी वजह से बन रही होती है, या तो मॉइस्चर के एक्सपोजर में आके, या वाटर या एयर, एसिड, ऐसी चीज़ों के एक्सपोजर में आके मेटल से एक मेटल ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, और उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे ना मेटल को वीक करते जाता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कोरोजन, कि अरे यार ये मेटल तो कोरोड हो गया, ठीक है। जैसे आयरन में ब्राउन ब्राउन सा कुछ लग जाता है ना बहुत समय के बाद, हमने पढ़ा था अभी केमिकल चेंजेस में पढ़ा था ये, है ना, केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, एक ब्राउन सी लेयर लग जाना, ब्लैक लेयर ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर। आपने अपनी मम्मी की कोई सिल्वर की ज्वेलरी देखी होगी तो उसमें ना ब्लैक ब्लैक सा कुछ लग जाता है, ब्लैक सी लेयर, तो वो सिल्वर कोरोड हो जाता है, ठीक है, ख़राब होने लगता है, तो उसे लोग साफ़ करते हैं, है ना, ठीक है। और फिर आ जाता है ग्रीन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। अगर आपके पास कॉपर की बॉटल्स हों, ठीक है, तो उसमें ना कभी कभी ग्रीन ग्रीन सी लेयर लग जाती है, तो वो कोरोजन होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी रेंसिडिटी। पहली चीज़ थी कोरोजन, ठीक है, किसके इफेक्ट्स थे, ऑक्सीडेशन के। दूसरी चीज़ है रेंसिडिटी, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स आर कॉल्ड रेंसिडिटी। जब ऑक्सीडेशन किसका होता है, इसमें तो किसका हो रहा था, मेटल्स का हो रहा था इसमें तो, है ना, इसमें किसका है, फैट्स एंड ऑयल्स का, ठीक है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स बिकम रैंसिड दे स्मेल एंड टेस्ट बैड। जब भी रैंसिडिटी हो जाती है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, रैंसिड हो जाती हैं, और उनका टेस्ट क्या हो जाता है, बहुत ही गंदा सा हो जाता है, और स्मेल भी बहुत बुरी आती है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल। जैसे कि आपने देखा होगा कभी ना, आपने चिप्स का पैकेट होता है, ठीक है, वो आपने ना खुला छोड़ दिया हो, एकदम चिप्स का पैकेट है आपका, आपने एकदम खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो हवा है ना, हवा लग जाती है इसमें, बाहर की हवा लग जाती है, जो भी मॉइस्चर है वो चिप्स में लग जाता है, ठीक है। तो आपने पहले खाया होगा, पहले इतना क्रंची क्रंची सा रहता था, बाद में आपने खाया तो क्या हो जाता है, एकदम सौगी सौगी सा हो जाता है। तो लोग ना चिप्स के जो पैकेट है उसमें ना नाइट्रोजन गैस डालते हैं,
नाइट्रोजन गैस डालते हैं। क्यों? ताकि अब हमने बोला ना वाटर एयर के प्रेजेंस में आके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो नाइट्रोजन डाल देते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, बचा रहे, ठीक है। और वो डाल देते हैं, वो एयर डालते हैं, ठीक है। तो इस बात में लेस तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है कि वो हवा भरे रहता है, तो वो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन हीट एक्सचेंज, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में हीट एक्सचेंज होती है ना, तो उसके बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला एक्सोथर्मिक एंड दूसरा एंडोथर्मिक। तो एक्सो सबसे पहले तो थर्मिक हमने पढ़ा, थर्मल, थर्मिक मतलब हीट, यहाँ हमने सीधे सीधे लिख भी दिया कि हीट एक्सचेंज ऑब्वियसली। अब एक्सो क्या होता है? एक्सो एग्जिट, हम कहते हैं ना कि ये एग्जिट गेट है हमारा, यहाँ से एग्जिट कर जाओ, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सो यानी कि बाहर निकलना, ठीक है। अभी तो हम वर्ड समझते हैं सिर्फ। और एंडो, एन अंदर, अंदर आ जाओ, है ना, इन बोलते हैं ना, वैसे एंडोथर्मिक। तो एक्सो हो गया, एक तो जाने का हो गया, एक्सो एग्जिट करो यहाँ से, ठीक है। और एक एंडो हो गया कि अंदर आना, ठीक है। तो इन रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा कभी भी कोई रिएक्शन हो, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये हीट भी बाहर निकल जाए, प्रोडक्ट के साथ साथ बाहर निकल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। जैसे कि ये एग्जांपल है बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस मीथेन, ठीक है। अब मीथेन को हम बर्न करेंगे, ठीक है। बर्निंग ऑब्वियसली, बर्निंग मतलब कि ऑक्सीजन, ठीक है। अगर अब ऐसा रिएक्शन हो गया बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या निकला? CO2, वाटर और खूब सारी हीट। तो जहाँ पे प्रोडक्ट के साथ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी भी बाहर निकल जाए, तो क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर निकलना होता है ना, एक्सो मतलब बाहर, तो वो क्या है? एक्सोथर्मिक। चलो ठीक है। अब एंडोथर्मिक जो मैंने, द रिएक्शन विच इनिशिएटेड बाय एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक। तभी भी हीट प्रोसेस में इंक्लूड होती है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस में। जैसे इसको तोड़ने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो किसी चीज़ के अंदर हीट लगती है, जब बाहर निकल नहीं रही होती है, बट प्रोसेस में हीट लग रही होती है, प्रोसेस में हीट की ज़रूरत होती है। तो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन मान लो, ठीक है। ओके सो अब हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू द वीडियो, थैंक यू एंड बाय।